Alright, class 10. Now we go on to the chapter 6 of geography. Chapter 5 is related by the CBSE. So you have to prepare only map section of chapter 5. Map वर्क ही चैप्टर 5 से आएगा. चैप्टर 5 जो है डिलीट कर दिया गया CBSE से, तो लेंथी चैप्टर था काफ़ी. तो आपके लिए दो चैप्टर बचते हैं, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7. चैप्टर 6 इज अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यू ऑल नो वेरी वेल दैट कि आपकी लाइफ में आज बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो इंडस्ट्रीज से बन के आते हैं, वेदर दे आर फूड आइटम्स, वेदर दे आर योर डेली अदर थिंग्स. ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी देश के लिए, क्योंकि ये वैल्यू जो ऐड करती है किसी भी प्रोडक्ट में, उसकी वजह से इनकम काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है. So you will find that many countries in the world which are developed, which are rich countries, they all are technically advanced in terms of the poor country. ओके, तो अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, चाइना हो, रशिया हो, यहाँ पर आपको एक इंडस्ट्रीज़ का ऐसा हब दिखाई देगा जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पे रूल कर रहा है. जापान से आप देख सकते हो मशीनरी, प्रिंटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन. चाइना दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक हब है जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर कंट्रीज़. जर्मनी अपनी कार्स के लिए काफ़ी फेमस है. तो इसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये इंडस्ट्रीज़ इतनी बेस्ट रही है इन देशों के लिए, इतना ज़्यादा पैसा कमा के दिया है कि ये देश आज डेवलप कंट्री कहलाते हैं. तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस दैट वी आर रीडिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन आवर क्लास 10th. Okay, so manufacturing, what is manufacturing? Production of goods in a large quantity after processing from raw material to more valuable product. So whatever you produce, okay, from a basic material, from a primary material, and you furnish them, add value into them, that is called manufacturing. Okay, in large quantities. This is the one mark definition of manufacturing. Manufacturing क्या है? चीज़ों का ज़्यादा नंबर्स में बनाना, उनमें वैल्यू ऐड करना, उनको प्रोसेस करना रॉ मटेरियल से. जैसे कॉटन से आप शर्ट बनाते हो, कपड़ा बनाते हो, शुगर केन से शुगर बनती है. सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू द सेकेंडरी सेक्टर इन विच द प्राइमरी मटेरियल आर प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड. सो मैन्युफैक्चरिंग इज बिलोंगिंग टू द सेकेंडरी सेक्टर. Primary sector you know very well, mining, agriculture, or the animal products which we get direct from the nature, that is termed as primary sector. And after processing it becomes a different product with its value. You know that after extracting milk from cow, we made cheese, we made different items, okay, and sell them into the market. सो ये प्रोसेसिंग जो है ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. और ये क्वेश्चन पुट अप होता है 3 मार्क्स में. इसको याद कर लीजिएगा कि किसी भी देश की ताकत जो होती है, आर्थिक ताकत, वो नापी जाती है उस देश की इंडस्ट्रीज़ के साथ. अगर उस देश में इंडस्ट्रीज़ डेवलप है तो वो देश ताकतवर होगा पैसे के मामले में. अगर इंडस्ट्रीज़ इतनी डेवलप नहीं है तो वो देश पैसों के मामले में रिच या ताकतवर आपको दिखाई नहीं देगा. इंपॉर्टेंस, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये 3 पॉइंट में आंसर आपको आएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है. आपका पहला डेफिनेशन, दूसरा आपका व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? फर्स्ट इज टेलिंग अबाउट अस दैट इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. ये हमारी एग्रीकल्चर को मॉडर्न करता है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यू हैव सीन टुडे, and if you will see in upcoming years you will find a difference. 50 साल पहले खेती किसी और तरीके से होती थी, आज कुछ और तरीका है, और आज से 10 साल बाद कुछ और नया तरीका आपको दिखाई देगा. तो हमारी खेती जो है उसने काफ़ी हेल्प ली है इंडस्ट्रीज़ के साथ. आप देख सकते हो ट्रैक्टर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, ट्यूबवेल आ गए हैं, सीड्स लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है. तो दे ऑल आर मेकिंग आवर एग्रीकल्चर एडवांस, modern, and that's the reason behind that our farmers are earning a better income in terms of the 50 years before, 30 years before. Second importance, it reduces heavy dependencies on agriculture income by providing job in non-agricultural sector.
हमारे खेती पर काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि वो पारिवारिक रूप से उस पर डिपेंड रहते थे, सारा परिवार काम करता था तब जाकर गुजारे लायक खेती हो पाती थी. नाउ आफ्टर कमिंग इंडस्ट्रीज, people are shifting towards industries. Okay, they are getting their employment into the industries. तो अब जो किसान हैं उसके बच्चे हैं वो अब इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. तो एक खेती पे जो बोझ था लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, लोगों को इनकम देने का, वो बोझ खेती से कम हुआ है. अब वो किस में ट्रांसफ़र हुआ है? एग्रीकल्चर से हट के इंडस्ट्रीज़ पे चला गया है. एंड नाउ पीपल आर वर्किंग इनटू द इंडस्ट्रीज, इनटू द फैक्ट्रीज, दे आर अर्निंग बेटर इनकम, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ. So this is very important for us, which we have under 30 crore people in our country. We need employment. So industries are the best in terms of employment because they are giving us a better income. And next importance is that industry help in creating jobs and generating more income that we have discussed. Third is export of manufactured good expands trade and bring in foreign exchange. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप कर लेते हैं तो आप दूसरे देशों से फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे जापान दुनिया भर के देशों को प्रिंटर्स की सप्लाई करता है, चाइना है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सप्लाई करता है, जर्मनी से कार आती हैं, अमेरिका से दवाइयाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एरोप्लेन्स आप देख सकते हैं हमारे सारे, बोइंग कंपनी अमेरिका की. तो ये जो रशिया है वेपन सप्लाई करता है. तो ये जो एक्सपोर्ट है इन देशों का ये काफ़ी तगड़ा पैसा लेकर आता है और वो इनकम सारी फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर में कमाई होती है. डॉलर आपको पता है 70 रुपये का है. तो अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को आप डेवलप कर सकते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि आपकी कमाई फिर डॉलर में होगी और डॉलर का मतलब क्या होगा? $1 के आने का मतलब होगा हमने 70 रुपये कमाई है. So that is the reason that we should develop our manufacturing industries. We have a lot of potential, we can do it and we will do it in future. And the next is industrial development bring prosperity to the country. किसी भी country में खुशहाली कब आएगी? जब उसमें लोगों के पास income का source होगा. अच्छा. And this income source is guaranteed by the industries. So these are the importance of manufacturing industries for India. For any country you can see. Agriculture and industry in India are interdependent on each other. So this is another question for 3 marks. खेती और इंडस्ट्री ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, हाथ पकड़ के चलते दोनों. क्यों पकड़ के चलते हैं? बिकॉज यू हैव सीन दैट देयर आर मैनी प्रोडक्ट इन आवर लाइफ विच वी आर यूजिंग एज अ फूड प्रोडक्ट एंड दैट मीन्स देयर रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम द फार्म्स एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो आपके बहुत सारे लाइफ के जो इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स हैं वो आप देखोगे कि खेतों से होकर आते हैं. तो खेतों से फैक्ट्री में आए, फैक्ट्री से फिर वो आपके घर तक आते. तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी. सो दैट इज वाई वी सी दैट एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज एंड इट्स इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. इन टर्म्स ऑफ दैट एग्रीकल्चर कैसे डिपेंड है इंडस्ट्रीज पे, वो आपने देखा था कि वहाँ पे मशीनें, सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड दे आर प्रोड्यूसिंग and they are helping in producing more and more income from the agriculture. इंडस्ट्रीज में बनने वाली मशीनें खेती को मॉडर्न करती हैं. तो इंडस्ट्रीज को खेतों से रॉ मटेरियल मिलता है और खेती को इंडस्ट्रीज से मशीनें मिलती हैं, फर्टिलाइजर्स मिलते हैं. सो दैट इज द रीजन दे मूव हैंड इन हैंड, दे आर इंटरडिपेंडेंट. Okay, so agro industries in India have boosted agriculture by raising its productivity. Agro industries means which industries which are based on agriculture, like cotton. Cotton से कपड़ा बनता है, wheat से फिर बिस्किट, ब्रेड बनते हैं, शुगर केन से फिर शुगर बनता है. तो ये काफ़ी बूस्ट हुआ है यहाँ पर और हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ी है. इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मैनी एग्रीकल्चरल इनपुट like irrigation, fertilizer, insecticide, PVC pipe, machine, tool, etc.
इंडस्ट्रीज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है खेती को। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ नॉट ओनली हेल्प फार्मर्स टू ऑब्टेन एग्रीकल्चरल इनपुट बट हैज़ ऑल्सो हेल्प देम ट्रेड देयर प्रोडक्ट। Now another advancement from the agriculture we see from industry we see that transportation. Now the farmer with the help of transportation can sell their product. Now they have advantages to reach to the different market. किसी मार्केट में किसी चीज़ की ज़्यादातर होने किसी चीज़ को अगर किसी मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी में आप सप्लाई करोगे तो उसकी कीमतें गिर जाएंगी। वहीं दूसरी मार्केट में अगर सप्लाई कम होगी तो वहाँ पर उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो अब किसान के पास ऑप्शन है कि वो जहाँ उसको अच्छी कीमत मिल सकती है वहाँ पर अपने फार्म प्रोड्यूस को वो बेच सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। इंडिया में भी साउथ से नॉर्थ तक सामान बहुत आता है, यहाँ से साउथ में बहुत सारा सामान जाता है एंड दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। सारी मशीनें, सारी जितनी भी ये ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, रेलगाड़ी हैं, जितनी भी ये जो सामान ढोने का काम करते हैं ये व्हीकल्स, दे ऑल आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द इंडस्ट्रीज। So now people or the farmers are getting advantage of industrial sector in their agriculture. So that is the reason they move hand in hand. It is another 3 marks question. So make it clear. Contribution of industry to national economy over the last 2 decades. पिछले 20 सालों में इंडस्ट्रीज ने भारत की इकोनॉमी में क्या योगदान दिया है वो हम यहाँ पे देखेंगे। The share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of total 27% for the industry, which include 10% for mining, quarrying, electricity and gas. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो 17% है हमारी जीडीपी में, 17%। टोटल 27% है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का 17% है, बाकी का 10% आता है माइनिंग से, क्वायरिंग से, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से, जो नेचुरल उससे हम लेते हैं। तो जितने भी माइनिंग से जो आयरन वगैरह, गोल्ड वगैरह निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, गैस निकाली जाती है, वो 10% है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी सिर्फ 17% है। दिस इज़ द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। भारत के लिए ये चिंता की बात है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज अभी सिर्फ 17% जीडीपी में शेयर कर रही है। इसका मतलब ये है भारत जो 100 रुपये कमाता है उस 100 रुपये में से सिर्फ 17 रुपये मैन्युफैक्चरिंग दे रही है। तो ये 17 रुपये नहीं होना चाहिए। अगर आप चाइना देखोगे, जापान में देखोगे तो आपको यहाँ पर इसका परसेंटेज ज़्यादा दिखाई देगा। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन सम ईस्ट एशियन कंट्रीज वेयर इट इज 25 to 35%। अगर आप चाइना में देखोगे तो ये 17 से नहीं है, 17 से कहीं ज़्यादा है, 35% के तक जाता है मैन्युफैक्चरिंग का शेयर। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पर 35% मैन्युफैक्चरिंग है, 10% या फिर 20% के करीब माइनिंग, क्वायरिंग है। तो यहाँ पर टोटल जो सेकेंडरी सेक्टर है वो हो जाता है 50% के आसपास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum। और पिछले 10 सालों में ये 7% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे हमारी इंडस्ट्रीज जो है जीडीपी में हमारी खेती दे रही है 15.4%, इंडस्ट्रीज दे रही है 23%। सर्विसेज जो हमारा सर्विस सेक्टर है जिसमें हमारा सारा ये हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड दिस ऑल आर टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सब आता है, ये 61% सबसे ज़्यादा है। इसे कहते हैं टर्शरी सेक्टर, ये दे रहा है। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं वो 12% एक्सपोर्ट किया जाता है, फ्यूल और माइनिंग प्रोडक्ट 13% एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर 70% एक्सपोर्ट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 70% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू दे रहे हैं, तो उसे हम और बढ़ा सकते हैं। वी हैव अ पॉसिबिलिटी, वी हैव अ पोटेंशियल, इन फ्यूचर वी शुड डू इट। अगर इंडिया को डेवलप होना है तो इसको बढ़ाना होगा। द डिजायर ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। और अगले 10 सालों में हमारा टारगेट है 12% की ग्रोथ। हर साल हम 12% इस ग्रोथ को बढ़ाएं जीडीपी में।
Since 2003, manufacturing is once again growing at rate of 9 to 10% per annum. और पिछले 2003 के बाद से ये 9 to 10% हर साल बढ़ता आ रहा है. अभी ये डाउन है. अभी आपको पता है वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा है, पूरी दुनिया मंदी की मार झेल रही है. तो यहाँ पर अभी जो ग्रोथ रेट है भारत का वो 5-6% के आसपास चल रहा है. तो काफ़ी अचीव करना हमें. With appropriate policy intervention by the government and the renewed effort by the industry to improve productivity, economics predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. और हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं गवर्नमेंट के और अपॉइंटमेंट जो भी हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि अगर अच्छी पॉलिसी हम लाएं, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करें, तो हम अगले 10 सालों में इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे. और इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव. तो एनएमसीसी को इसी को ध्यान में रखते हुए, टारगेट करते हुए सेटअप किया गया है कि हम अपने सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करें और ज़्यादा इसके शेयर को बढ़ाएं. So this is the end of lecture 1. Stay tuned for the next. You should have your NCERT book with you whenever your lecture is going on, and try to have 1 or 2 mapped so that we can locate the important places of our industrial sector. Okay, stay tuned for that. Thank you.